सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो 2 वीडियो आपको मिली होगी उसमें से जो पहली वीडियो है उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के कंडीशंस कैसे हम सेट करते हैं और कैसे टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं ये सिखाया था। और उसके जस्ट बाद जो दूसरी वीडियो आपको प्राप्त हुई होगी उसमें हम एक सवाल डिस्कस किए थे और उसमें हम कई तरह के प्रश्न पूछे थे। आप अगर वो दोनों वीडियो अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहचान करने में परेशानी नहीं होगी और उसके टाइम पीरियड कैलकुलेट करने में परेशानी नहीं होगी, ये गारंटी है। तो आप उस वीडियो को अच्छे से देखकर समझकर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। और एक बात, आज से आपकी होमवर्क शुरू होगी क्योंकि अब आप होमवर्क आराम से बना सकते हैं। आशा है आप सबों के पास एस.सी. वर्मा की बुक होगी, जैसा कि हम आपको क्लास में ये बुक को रेफर करते हैं। इस बुक में जो फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये पहला टॉपिक है एस.सी. वर्मा के। तो इसके जो एक्सरसाइज हैं, पहला तो ऑब्जेक्टिव 1 मिलेगा, ऑब्जेक्टिव 2 मिलेगा, वो आप अपने एंड पर बनाते चलिएगा क्योंकि उसमें जितने टॉपिक हैं सभी के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। यहाँ जो हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं वो जो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज के वो दे रहे हैं। और होमवर्क बस आपकी रहेगी 1 से लेकर 11 तक। आप एक दिन में आराम से इसको बना सकते हैं। याद रखिए, जिस डेट में हम आपको होमवर्क देंगे उसके दूसरे जो वीडियो प्राप्त होंगे वो आपको उसी होमवर्क के रिलेटेड प्रॉब्लम्स के डिस्कशन आपको प्राप्त होंगे। आप अपने एंड पे जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो पूरा सॉल्व करेंगे, फुल कैलकुलेशन करके आंसर मिलाने तक, जिससे कि आप पता कर सकें कि आपकी सवाल जो है वो सही बनी है या गलत बनी है। हम यहाँ जो आपको डिस्कशन करके बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे, वो फुल कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जोड़ घटा गुना भाग नहीं करेंगे। वो हर एक सवाल की जो प्योर फिजिक्स है वो हम आपको गाइड कर देंगे, हिंट्स कर देंगे। आप अपने तरफ मिला लीजिएगा कि आपकी जो लगाई हुई फिजिक्स है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको हर एक वीडियो देंगे, बहुत छोटे से समय में वो वीडियो आराम से बन जाएंगी। तो इस तरह से आपके डिस्कशन यहाँ पर हम करते चलेंगे। आप मैक्सिमम सवाल जो हम होमवर्क में देंगे वो मेरी अगर वीडियो कंटिन्यू आप देखते आ रहे हैं और अपने कॉपी में नोट करते आ रहे हैं तो एक भी सवाल आप नहीं फंसेंगे, आप गारंटी सारे सवाल बना लेंगे। फिर भी कुछ एक बच्चे अगर नहीं कर पाते हैं कोई भी एक सवाल तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप उस सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, आज हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नई टॉपिक आज की जो हम लोग की शुरू होने वाली है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलम्ब्स ने जो ये कहा कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, ऑफ कोर्स ये अपीयर होता है, दिखता है, प्रैक्टिकली ये पाया भी गया है कि 4 चार्ज आपस में एक दूसरे को फोर्स लगा रहा है। एक चार्ज अगर हम हटा देंगे तो दूसरे चार्ज पर कोई फोर्स नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए कि एक चार्ज मान लो यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ है, तो हम पाते हैं कि ये Q0 पर ये चार्ज Q फोर्स लगा रहा है। और जब ये चार्ज यहाँ नहीं है तो फिर देखते हैं कि इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये चार्ज यहाँ पर बैठे बैठे ऐसा क्या करता है कि इस पर फोर्स लगा देता है। इस बात को जवाब देने के लिए एक नई कॉन्सेप्ट डेवलप हुई, दैट इज कॉल्ड फील्ड कॉन्सेप्ट। और इसमें कहा गया कि एक चार्ज जो है वो डायरेक्ट दूसरे चार्ज पर फोर्स नहीं लगाता।
एक चार्ज डायरेक्ट दूसरे चार्ज पर फोर्स नहीं लगाता। बेसिकली वो क्या करता है, तो वो अपने ही जगह बैठे बैठे अपने चारों तरफ एक फील्ड छोड़ता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड छोड़ता है, और वो फील्ड जाकर दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। तो मतलब जो फोर्स किसी चार्ज पर लगता है वो डायरेक्ट नहीं लगता, दैट फोर्स कम्स इन टू स्टेप प्रोसेस। पहले तो चार्ज के द्वारा फील्ड तैयार होता है और वो फील्ड जाकर के उस चार्ज पर फोर्स लगाता है। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जो छोड़ा, वो जो चार्ज पर जाकर के फोर्स लगाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हुआ, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इस बात को लिख सकते हैं, व्हेन अ चार्ज इज प्लेस्ड इन ए स्पेस, अगर कोई एक चार्ज को हम स्पेस में रखते हैं, इट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। अगर हम एक चार्ज को कहीं पर भी रखते हैं, चार्ज पार्टिकल के रूप में रखो या चार्ज बॉडी के रूप में रखो या डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बॉडी को रखो, वो अपने चारों तरफ फील्ड छोड़ता है। इट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। इफ एन अनदर चार्ज, अगर कोई दूसरा चार्ज, जैसे ये मान लो दूसरा चार्ज है से Q0, lies within such field, अगर ये दूसरा चार्ज उस तरह के फील्ड के अंदर में लाई कर जाता है, विद इन सच फील्ड, देन इट एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। तब ये जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है, अपने ऊपर एक फोर्स महसूस करता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी किसी एक पॉइंट पर जो ताकत होती है, इसको हम दो तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसको वेक्टर के फंक्शन में रिप्रेजेंट करें तो उसको कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और अगर हम उसको स्केलर फंक्शन में रिप्रेजेंट करें तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसको बेसिकली, इस फील्ड को ग्राफिकली दर्शाने के लिए जो हम तैयार करते हैं कॉन्सेप्ट, नाम है लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी डिफाइंड कह सकते हैं, कैन बी डिफाइंड in terms of either a vector function called electric field intensity, electric field intensity, इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए स्केलर फंक्शन, या हम इसको स्केलर फंक्शन से भी दर्शा सकते हैं, उसको कहते हैं कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज रिप्रेजेंटेड V। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करता है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं लाइंस ऑफ फोर्सेस। द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो लाइंस ऑफ फोर्सेस भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो वो रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो वो भी रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कहने का कि एक ही फील्ड को दर्शाने के ये 3 डिफरेंट तरीके हो गए हैं। दैट इज यू कैन से, नोट में हम इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल एंड लाइंस ऑफ फोर्सेस are different ways to represent the same field, namely इलेक्ट्रिक फील्ड। जो फील्ड वो रिप्रेजेंट करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये थे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या करता है, कैसे दर्शाते हैं, एटसेट्रा एंड ऑल। अभी यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, दैट इज ई। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, दैट इज वी। और फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को, दैट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। लाइंस ऑफ फोर्सेस को जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो ये 3 जो है टर्म हम लोग एक एक करके यहाँ पर फिनिश करते हैं। तो चलिए पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको हम ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लिया जाए कि एक कोई चार्ज यहाँ पर है, वो चार्ज अपने चारों तरफ जो फील्ड छोड़ा, इस फील्ड की किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, मान लो इस चार्ज से कुछ खास दूरी पर एक पॉइंट अगर P है, तो इस पॉइंट पर इस चार्ज से निकली जो फील्ड की ताकत यहाँ पर पहुँचेगा, या इस पॉइंट पर जो इस फील्ड की ताकत है उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लिया जाए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ताकत है EP वेक्टर, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। तो हमें यही मान निकालना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर कितना मान इसका होगा, या वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो मान उसका कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस जगह पर हम एक चार्ज मान लिया जाए Q0, इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, को ला करके हम वहाँ पर रख देते हैं। अगर उस चार्ज पर इस फील्ड के द्वारा अगर फोर्स लग गया तो बोलेंगे कि यहाँ पर फील्ड मौजूद है, और अगर इस चार्ज पर फोर्स नहीं लग पाया तो बोलेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बात को वो टेस्ट करता है, और इसीलिए हम इस चार्ज को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज का जो फंक्शन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस का पता लगाना। अच्छा, अब जितना फोर्स यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा उतना हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत उतना ही ज़्यादा है, और जितना अगर फोर्स कम लगेगा बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत उतना वहाँ कम है, और अगर फोर्स नहीं लगेगा तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 है। तो मान लिया जाए कि इस पॉइंट P पर लेट Q0 is the charge placed at P, और EP is the electric field intensity at P। P पॉइंट पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P है, और वहां पर ये चार्ज को हम रखे हैं Q0, इसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, तो याद रखिएगा यहाँ पर कि ये टेस्ट चार्ज की जो मान हम लोग रखते हैं वो बहुत ही छोटा रखते हैं। क्यों छोटा रखते हैं? अरे भाई, अगर हम टेस्ट चार्ज बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रख
तो ये अपना असर इस पर दे करके इंडक्शन की प्रक्रिया कर लेगा और इसके चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को बदल देगा। तो यहाँ पर जो फील्ड पहुँच रहा है इसकी वजह से वो फील्ड गड़बड़ा जाएगा। तो हम इस चार्ज को इतना छोटा रखते हैं कि ये अपना असर इंडक्शन का इस पर न कर सके। तो इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट एट P, जो P पर जो चार्ज रखा है उस पर जो फोर्स लगेगा उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? कुछ नहीं, वहाँ का जो चार्ज है इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहाँ पर है, बस इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकल जाएगा। एक बात आप दिमाग में बिठा लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का एकमात्र काम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एकमात्र काम है चार्ज पर फोर्स लगाना। और कितना फोर्स लगाएगा? तो जितना चार्ज है इनटू वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान है उनके गुणनफल के बराबर। सो दिस इज द फोर्स ऑन दिस चार्ज। ठीक है, तो हम बात इलेक्ट्रिक फील्ड की करें अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर कितना होगा? तो यह हम कहेंगे कि फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट एट P डिवाइडेड बाई Q नॉट। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकालने का एक फॉर्मूला। क्या करें? अगर मान लो पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप उस जगह पर एक टेस्ट चार्ज को लाकर रख दीजिए और उस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स का मान निकाल लीजिए और फिर वहाँ पर के जो चार्ज रखे टेस्ट चार्ज, उस फोर्स को उस टेस्ट चार्ज से भाग दे दीजिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकल जाएगा डायरेक्शन के साथ। नहीं तो एक दूसरा भी उपाय है कि मान लिया जाए कि वो जो टेस्ट चार्ज हमने लिया है Q नॉट, अगर हम इसको +1 कूलम कर दे, माने एक यूनिट चार्ज रख देते हैं, तो इस केस में देखो क्या होगा। इस केस में तब हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर डिफाइंड होगा वो होगा फोर्स, ये तो 1 कूलम हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज +1 कूलम एट P। दिस इज, तो यहां से क्या पता चल रहा है? यहां से पता चल रहा है कि +1 कूलम, जैसे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है तो आप उस P पर 1 कूलम का चार्ज रख दीजिए और 1 कूलम के चार्ज पर जो भी फोर्स का मान आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मान आएगा वही मान उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा। अगर हम इसी लाइन को भाषा में पढ़ दें, लैंग्वेज में अगर हम इसको ढाल करके इसी चीज़ को पढ़ देंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है वो हमें पता चल जाएगा। क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P is defined as the net electric force on a unit positive charge placed at that point P। किसी भी पॉइंट पर इकाई चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स का मान होगा वही मान उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इस बात को लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज the net electric force on a unit positive charge। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब आप क्या कहेंगे? +1 कूलम placed at that point P। तो हम इस बात को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या और इससे कुछ बातें खास बन करके निकल रही हैं। एनालिसिस मतलब कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जो कुछ भी खास बातें हैं जो हमें जानकारी रखना जरूरी है, इसको हम यहाँ पर एक पॉइंट वाइज करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहला है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम अब इसके बाद से E से रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए
वेक्टर क्वांटिटी। ये तो अब तक हम लोग समझ गए हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर दो वैल्यू आ रहे हैं तो उसको अगर हमें उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हम उसको सिंपली पकड़ के नहीं जोड़ेंगे, उसको हम वेक्टर के तरीका से जोड़ेंगे। इसे मान लिया जाए कि किसी एक रीजन में कई चार्जेस रखे हुए हैं। सपोज करो कि यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ चार्ज है Q2, यहाँ चार्ज है Q3 और इस पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो कहाँ कहाँ से आ सकता है? तो एक ये चार्ज अपने चारों तरफ फील्ड बनाएगा जिसकी ताकत यहाँ पहुँचेगी, एक ये चार्ज अपने चारों तरफ फील्ड बनाएगा जिसकी ताकत यहाँ पहुँचेगी, एक ये चार्ज अपने चारों तरफ फील्ड बनाएगा जिसकी ताकत यहाँ पहुँचेगी। मान लो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसकी डायरेक्शन और स्ट्रेंथ ये हुआ, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बना उसकी डायरेक्शन ये हुआ और स्ट्रेंथ ये हुआ, और इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसका ये डायरेक्शन हुआ और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हुआ। तो पॉइंट P पर अगर हमसे पूछा जाए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, तो अगर हमें पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम सीधे पकड़ कर नहीं जोड़ देंगे, हमको उसे वेक्टोरली जोड़ना होगा। हम E1 को वेक्टर फॉर्म में, E2 को भी वेक्टर फॉर्म में और E3 को भी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और तब उसके बाद हम जोड़ेंगे। नहीं तो मेरे पास कंपोनेंट मेथड भी है तो उससे भी हम इसको जोड़ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये हमने फोर्सेस में भी बताया था और वो फोर्स भी चूंकि एक वेक्टर है तो वहां पर भी यही प्रिंसिपल काम करता है। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो SI यूनिट हम कहेंगे, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट बोलेंगे फोर्स पर यूनिट चार्ज है डेफिनेशन में, तो फोर्स हो गया न्यूटन और पर यूनिट चार्ज हो गया प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। और आगे चल के एक और यूनिट हम लोग पढ़ेंगे दैट इज वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, इसको हम वोल्ट पर मीटर भी कहेंगे। इसका डायमेंशन, इट्स डायमेंशनल जो फॉर्मूला है क्या लिख सकते हैं? फोर्स का क्या लिख सकते हैं? फोर्स का हम न्यूटन का फोर्स हुआ, फोर्स का लिख सकते हैं mLT-2 और कूलम जो चार्ज है उसको लिख सकते हैं IT या AT भी बोल सकते हो, करंट इनटू टाइम, और इसके पावर हो जाएंगे -1। और इस तरह से इसका जो फॉर्मूला तैयार होगा वो कहेंगे mLT-3 और I-1। इसे याद नहीं रखना है, बस तोड़ के जहाँ ज़रूरत हो इस तरह से आप वहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला को बता सकते हैं। तीसरा, द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है doesn't exert force on the source charge which produces it. मतलब कहने का कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज ये Q जो प्रोड्यूस किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज पर तो फोर्स लगाएगा लेकिन खुद इसी चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स नहीं लगाता है। ठीक है, डजंट एक्सर्ट फोर्स ऑन द सोर्स चार्ज व्हिच प्रोड्यूस इट, इट exerts force on the other charge, other charges भी कह सकते हैं, placed within its region, placed within its region। जो दूसरा चार्ज इस फील्ड के रीजन में रखा हुआ है उस पर फोर्स लगाता है। जैसे हम मान लिया जाए इसको हम हटाते हैं या इसको भी हम हटा देते हैं, एक नए फिगर में हम इसको इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो एक चार्ज यहाँ पर Q है, वो अपने चारों तरफ जो फील्ड निकाला
ये जो निकला हुआ फील्ड है जो फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये फील्ड इस चार्ज पर फोर्स नहीं लगाएगा, तो किस पर लगाएगा? तो उस चार्ज पर फोर्स लगाएगा जो इसके दायरे में है, इसके फील्ड के रीजन में है। मान लिया जाए एक चार्ज यहाँ पर है Q1 प्लस में, मान लो कि ये Q1 जो है A पॉइंट पर है, तो इस पर फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा? तो A पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ से जो चली है फील्ड, और इस पॉइंट पर जो उस फील्ड की इंटेंसिटी पहुँची है, जो ताकत पहुँची है, वो फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा। मान लो कि अगर एक चार्ज यहाँ मान लो रखा हुआ है Q2 एक B पोजीशन पर, तो ये चार्ज से जो निकला हुआ फील्ड है वो इस पर फोर्स लगाएगा, और B पॉइंट पर फोर्स जो है कितना होगा? तो B पॉइंट पर जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत होगी वो इस -Q चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तो अगर हम आपसे पूछे कि फोर्स जो है, फोर्स ऑन प्लस Q1 एट A कितना होगा? तो होगा प्लस Q1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, और फोर्स ऑन -Q2 एट B क्या होगा? फोर्स ऑन -Q2 एट B क्या होगा? तो आप कहेंगे यहाँ -Q2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, इस तरह से। और यहां से आप ये बात बोल सकते हैं आप कि जो फोर्स लगेंगे पॉजिटिव चार्ज पर, जो फोर्स लगेंगे वो देखो यहाँ प्लस साइन चार्ज का आना, क्या प्लस साइन का आना क्या बताता है कि ये फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, और यहाँ माइनस आना ये बताता है कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं स्पष्ट तौर पर कि ऑन पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स विल बी अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पर, ऑन नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? तो ऑन नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का अपोजिट लगेगा, क्योंकि ये माइनस है। तो फोर्स विल बी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बातें आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स तो लगाएगा, लेकिन खुद उस चार्ज पर फोर्स नहीं लगाएगा जो उसको प्रोड्यूस किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पर फोर्स लगाएगा जो उसके फील्ड के रीजन में रखा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज पर अपने ही डायरेक्शन में फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, और नेगेटिव चार्ज पर अपने डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगाएगा। चौथा पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो स्पेस में प्रोपेगेट करते हैं, और इसकी जो प्रोपेगेशन की गति है दैट इज विद द स्पीड ऑफ लाइट। द इलेक्ट्रिक फील्ड propagate in space with the speed of light. C जिससे हम कहते हैं, मतलब कहने का कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइट की गति से चलता है, बहुत तेज गति से चलता है, लेकिन बहुत तेज गति से भी चले तो कुछ दूरी चलने में कुछ तो वक्त लेगा। मतलब ये कहना है कि अगर हम यहाँ पर इस चार्ज को थोड़ा सा यहाँ से हम डिस्प्लेस करके मान लो यहाँ कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर असर कब होगा? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में असर होगा ये r दूरी चलने के बाद। जैसे मान लो ये r दूरी पर ये रखा हुआ है, तो r दूरी चलने में स्पीड ऑफ लाइट को जितना समय लगेगा उतने समय बाद ये असर इस पर पड़ेगा। उतने देर पहले तक में इलेक्ट्रिक फील्ड वही पुराना रहेगा जो काम कर रहा है। चेंज होगा आफ्टर दिस टाइम पीरियड R/C। मतलब हम इस बात को यहाँ लिख देते हैं कि इफ सोर्स चार्ज माने जो इस फील्ड को पैदा करने वाला है वो चार्ज, द सोर्स चार्ज is displaced from its position
अगर हम इसको इसके पोजीशन से थोड़ा हम डिस्प्लेस कर देंगे, देन अगर ये चार्ज उस चार्ज से r दूरी पर है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r, जैसे ये चार्ज मान लो यहां से r दूरी पर है और आपने यहां से इसको डिस्प्लेस कर दिया थोड़ा सा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कब होगा? तो r दूरी चलने के बाद यहां से जो फील्ड निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r विल change after time r by c। r दूरी पर है तो r by c, l दूरी पर है तो l by c, इतना देर बाद उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अगर हम चार्ज को अगर थोड़ा सा यहाँ से डिस्प्लेस कर देंगे तो इंस्टेंटेनियसली तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड का असर उस चार्ज पर नहीं होगा या उसके फोर्स पर तुरंत नहीं होगा। दैट टेक्स ए लिटिल टाइम। ऑफकोर्स लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो ये समय नेग्लिजिबल हो जाएगा, नो डाउट, लेकिन ये समय थोड़ा सा लग सकता है। देयर इज ए टाइम लैग बिटवीन चार्ज शिफ्टिंग एंड द फोर्स चेंजिंग। ठीक है, पांचवा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कितनी तरीका से बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बनने के कई सोर्सेस हैं। एक तो है कि अगर कोई चार्ज अपनी जगह रुका हुआ है तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, बिल्कुल सही है। उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कह सकते हैं। मान लो कि अगर कोई चार्ज है और वो अगर किसी खास डायरेक्शन में चल रहा है तो वो चलता हुआ चार्ज भी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ते हुए जाएगा। तो चलता हुआ चार्ज भी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। चार्ज तो है ना, हाँ, भले चलने की वजह से करंट बन जाते हैं और करंट की वजह से एक नई फील्ड और क्रिएट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, जो बताया था। बातें वो हो रही हैं, लेकिन जो चल रहा है वो तो चार्ज है, उसमें चार्ज की तो प्रॉपर्टी है, उसमें चार्ज होने के गुण की वजह से वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा। तो दूसरा हुआ कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, चार्ज अगर मोशन में है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, चार्ज अगर एक्सेलरेशन में है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगा, चाहे वो रेस्ट में हो, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में, चाहे एक्सेलरेटिंग मोशन में हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। दूसरा, अगर मान लो चार्ज नहीं है तो क्या वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा? तो इसका जवाब है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के दूसरा सोर्स भी है। अगर किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है, द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, समय के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है। हाँ, भले हम इसको नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, लेकिन ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहां भी बनता है। तीसरा है, क्या एक मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है? अगर हम आपसे पूछें क्या एक मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, तो आपका जवाब होगा हाँ, बशर्ते वो मैग्नेट जो है वो मूविंग हो विथ रिस्पेक्ट टू गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर वो गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है तो फिर उस केस में तो सिर्फ वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। लेकिन अगर एक गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर वो मोशन में है तो मूव करता हुआ एक मैग्नेट भी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के मेरे पास तीन सोर्स हो गए। एक तो चार्ज आइदर एट रेस्ट और मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेटिंग विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा हो गया टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो भी बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और तीसरा हो गया मूविंग मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम फॉर्म्स द मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इस बात को लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड
can be produced by पहला by a charge, either at rest or in motion, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे मोशन में, और मोशन चाहे जैसा भी यूनिफॉर्म मोशन हो, एक्सेलरेटिंग मोशन हो, इस केस में चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगा। दूसरा हमने बताया अभी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी भी स्पेस में समय के साथ मैग्नेटिक फील्ड अगर बदल रहा है तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ तैयार करता है। और तीसरा है मूविंग मैग्नेट with respect to frame of reference। तो हम इसको बोलेंगे कि ये मूविंग मैग्नेट भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यहाँ पर एक बात समझ लेना ज़रूरी है आपको कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा चार्ज के कारण, उसको बोलेंगे कंजर्वेटिव फील्ड। ये जो बनेगा यहाँ पर जो फील्ड बनेगा उसको बोलेंगे कंजर्वेटिव। और ये दोनों जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा या जो मूविंग मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये बनाएगा नॉन कंजर्वेटिव। ये समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम चूंकि बात चार्ज एट रेस्ट की कर रहे हैं तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कंजर्वेटिव फील्ड की, और ये दोनों जो हैं आपको प्राप्त होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रक्रिया। तो हम इस फील्ड को, रुके हुए चार्ज की वजह से जो फील्ड बनता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कह सकते हैं, फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। मतलब इस फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा, या इस फील्ड के द्वारा जो अगर कोई वर्क डन होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, और इस फोर्स के और इस फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगेगा उस फोर्स के एक राउंड ट्रिप में जो वर्क डन होगा उसका वर्क डन का मान 0 होगा। कंजर्वेटिव इन नेचर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव नेचर का फील्ड है। बाकी ये दोनों के दोनों जो हैं वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। इसके एक राउंड ट्रिप में वर्क डन के मान 0 नहीं होते हैं, और इसके वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड करते हैं, परंतु इस कंजर्वेटिव फील्ड के द्वारा वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, और एक राउंड ट्रिप में वर्क डन का मान 0 होता है, ये समझ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कितनी तरीका से निकाल सकते हैं। तो मेरे पास 2 मेथड हैं जिससे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इवन कि आप कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी फाइंड आउट by using Coulomb's law। Coulomb's law इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं या उसका मान निकाल सकते हैं। लेकिन ये बात तो पता है कि Coulomb's law से जो हम इस्तेमाल करेंगे तो पॉइंट चार्ज की ही वजह से होगा। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर हमें यूज़ करना पड़ेगा द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। नहीं तो मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है, वो है गॉस लॉ। गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी की वजह से किसी पॉइंट पर बहुत इजीली बिना लंबा कैलकुलेशन गए हम आराम से ये कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो मेरे पास एक्चुअली में 2 हथियार हैं जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, एक है कूलम्ब्स लॉ और एक है गॉस लॉ। तो बातें हो गई कि हम सबसे पहले
इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे और अभी हम शुरुआत में सीखेंगे कूलम्स लॉ, क्योंकि हमने अभी कूलम्स लॉ ही पढ़ा है, तो कूलम्स लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कैलकुलेट करना आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो ये थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ बात खास जो आपको जानकारी में होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ कंजर्वेटिव ही नहीं होते, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव भी होते हैं। ये तो बातें हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब हम थोड़ी सी बातें आपको टेस्ट चार्ज के बारे में लिख देते हैं, क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वहाँ पर छूट गया था, हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज के बारे में यहाँ लिख देते हैं, नोट कर देते हैं टेस्ट चार्ज। तो आप कह सकते हैं दिस द टेस्ट चार्ज used to check the existence of electric field in a space। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में मौजूद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में मौजूद नहीं है, इसको ये टेस्ट चार्ज जो है वो चेक करता है। द स्ट्रेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, ये जो टेस्ट चार्ज की जो हम मान लेते हैं ऑफ टेस्ट चार्ज ऑफ क्यू नॉट कह सकते हैं, इज टेकन वेरी वेरी स्मॉल। ये हम बहुत बहुत छोटा लेते हैं, इसको हम बहुत बहुत छोटा लेते हैं। इट इज टेकन वेरी वेरी स्मॉल so that no induction process can take place in source charge। अगर मान लो सोर्स चार्ज, स्पेशली अगर वो कंडक्टर है, तो कंडक्टर के चार्ज तो फ्री रहते हैं, और हम अगर ये टेस्ट चार्ज बहुत स्ट्रॉन्ग ले लिए और उसके करीब अगर मान लिया जाए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम उसी जगह पर टेस्ट चार्ज रखेंगे। अगर वो कंडक्टर के बहुत करीब में टेस्ट चार्ज वो खुद स्ट्रॉन्ग है, तो चार्ज इंड्यूस करके उसके जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सोर्स चार्ज को वो बदल देगा, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने चाहिए थे जिस तरीक़ा से, वो नहीं निकल पाएगा, वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, वो बदल जाएगा, वो मान उसके चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से हम टेस्ट चार्ज की वैल्यू को बहुत बहुत छोटा लेते हैं। तो अगर हम एक्चुअली में चार्ज बॉडी की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल के कारण, तो हम सीधे टेस्ट चार्ज का मान बड़ा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंडक्शन की प्रक्रिया वहाँ होना नहीं है। लेकिन अगर चार्ज बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हम डिफाइन करेंगे, दैट इज द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। अगर पॉइंट P पर की बात करें, एट P डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज, और यहाँ पर जो हम टेस्ट चार्ज का जो लिमिट लेंगे वो लेंगे अप्रोच टू 0, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, लिमिट कह सकते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। तो ये होगा अगर हम चार्ज बॉडी की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तब हम इस टेस्ट चार्ज को बहुत बहुत छोटा लेंगे। तो यही है टेस्ट चार्ज का मेन फंक्शन, कि बेसिकली ये किसी पॉइंट पर या स्पेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, इस बात को चेक करता है। इसके वैल्यू को हम बहुत बहुत छोटा लेते हैं, ताकि अपने इंडक्शन प्रक्रिया करके सोर्स चार्ज के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को वो चेंज ना करे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट होना चाहिए किसी पॉइंट पर वो ना बदले। तो ये थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सब कुछ। आज हम यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास की जो आपकी होमवर्क है, होमवर्क SC वर्मा बुक की, वो है एक्सरसाइज, पहला जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। एक्सरसाइज जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के एक्सरसाइज है वो होमवर्क रहेगा 1 से लेकर 11 तक। ये पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करके रखेंगे।
अगली वीडियो जो आपको प्राप्त होगी वो 1 से 11 के सॉल्यूशन आपको मिलेंगी, जिसमें फिजिक्स के सारे जो काम करने वाले फैक्टर्स हैं उस पर हम डिस्कस करके आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये आप करके रखिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगली क्लास जो आपकी होगी वो 1 से 11 की वीडियो की होगी, और फिर हम उसी के फर्दर बाद जो क्लास करेंगे उसमें हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर किसी चार्ज सिस्टम, चार्ज बॉडी की वजह से कूलम्ब्स लॉ लगाकर कैलकुलेट किया जाता है। इस बात को हम सीखेंगे इन डिटेल। ठीक है, फिर थैंक यू।